गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे जो पेपर है हमारा पहला F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या है, कैसे है, क्यों है, अच्छे से एकदम समझेंगे। इसका पहला यूनिट है F1 का बच्चे, बचपन और समाज। तो हम लोग पहले पेपर को समझते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में होता क्या है, चाहे डीएलएड हो या बीएड, उसमें हम लोग जो है ना ट्रेनिंग जो वर्ड होता है ना उसका, उससे हम लोग थोड़ा अनभिज्ञ होते हैं, अननोन होते हैं। तो उस वर्ड को ही समझ लेते हैं। यदि वर्ड को समझ लेते हैं तो पेपर को समझने में आसानी होगी, और जब पेपर को समझ लेंगे तो यूनिट समझने में हम लोगों को बहुत आसानी होगी। और तब जो यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो किसी ये पढ़ाने का, चूँकि क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का एक एम होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ये उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग तब समझ पाएंगे, ठीक ना। तो उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं हमारा जो है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो पहला शब्द है वो है समाज। समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ में पहला शब्द है समाज। समाज को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसका इंग्लिश होता है सोसाइटी, ठीक ना। समाज में समझे सबसे पहले जो है ना परिवार है, दो या दो से अधिक परिवार, फिर परिवार मिलता है तो समुदाय बनता है, समुदाय मिलता है तो समाज बनता है। दो या दो से अधिक मिलता जुलता परिवार समुदाय बनाता है, फिर समुदाय कुछ ऐसा एक दो समुदाय मिलकर के समाज बनाता है। तो सिंपली रूप में हम ये तो एक टर्म के रूप में हम लिख दिए, एक जो परिभाषा के रूप में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। समाज दो या दो से अधिक मिलते जुलते परिवारों का समूह होता है। वैसा समूह होता है जहाँ पे बालक के विविध या वृहद पक्षों का विकास होता है ना। जैसे भाषाई, संवेगात्मक, नैतिक, मूल रूप से विकास के चार पक्ष हैं, ठीक ना। जो कि ब्रॉड डोमेन जिसको कह लेंगे, एक व्यापक आयाम या व्यापक पक्ष के रूप में, उसमें है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या भावात्मक और सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, यही संवेगात्मक, और है चौथा सामाजिक। ये चार पक्ष हैं, जिसमें कि कुछ पक्ष है जैसे कि समाज का, तो सामाजिक विकास तो समाज में ही होगा, और कुछ कुछ जैसे मानसिक विकास है, ये लगभग देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा विकास है। जैसे संवेगात्मक की तो बात हम यहाँ लिख ही दिए, तो बहुत ऐसा पक्ष है विकास का। अब शारीरिक में भी आता है कार्यात्मक, इसमें आगे हम लोग अच्छे से जानेंगे इसको। शारीरिक में आता है कार्यात्मक, मानसिक में आता है भाषाई, इसी में सारा दो तीन ठो ऐसे ऐसे आपको मिला हुआ मिलेगा, है ना। भाषाई विकास भी मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, पहले इतना हम लोग देख लेते हैं ना। तो क्या है, बालक के विविध पक्षों का विकास कहाँ होता है, समाज में होता है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना है, जो विविध पक्षों का विकास समाज में है, तो समाज की नींव कहाँ से जा रही है, समाज की नींव आपके परिवार से जा रही है। इसलिए जो चूँकि समाज परिवार का समूह है ना, तो जिस प्रकार के हम समाज में, समुदाय में, परिवार में रहेंगे, हमारा विकास उसी प्रकार का होगा। यदि जैसे यहाँ पर है भाषाई विकास, संवेगात्मक या नैतिक, किसी को हम जैसे भाषा ही लेते हैं, हम रहते हैं हिंदी भाषी समाज में, हिंदी भाषी समाज में, तो हम क्या बोलना शुरू करेंगे, जन्म हमारा जो अर्जित भाषा होगी या मातृ जबान, मातृ भाषा होगी, वो क्या होगी, मदर टंग क्या होगी, वो हमारा हिंदी से निकलेगा। अगर कोई मैथिली बोल रहा है परिवार में, तो वहाँ मैथिली निकलेगी हमारी। इसी को बोलते हैं मदर टंग, जो मातृभाषा है। नैतिकता, अगर बड़े छोटे की हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे बुरे की समझ नहीं है, किसी को मतलब एक तरह से नैतिकता, नैतिक रूप में नहीं रह रहा है, तो हम क्या उसी तरह से बच्चा सीखेगा, है ना। असंवेगात्मक, तो हमारी जो फीलिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात यहीं पर आ जाती है। कहाँ पर हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। जैसे भय है, डर हुआ जिसको कहेंगे, गुस्सा है ना, प्यार है, स्नेह है, कहाँ पर हम किस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे दूसरे के सामने, ये हमारा समाज में ही इस तरह इन सब का विकास होता है। तो अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन को देखने के लिए हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। एजुकेशन जो वर्ड है, इसकी ये जो उत्पत्ति हुई है इसकी,
डिराइव्ड है ये एजुकेटम से। एडुकेटम जो वर्ड है उससे ये निकला है, जिसका मतलब होता है ई से इन मतलब अंदर, और डुको जिसका मतलब होता है टू कम आउट मतलब बाहर की ओर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे में एक्चुअली क्षमता मौजूद है ना, बहुत सारी क्षमताएं योग्यताएं मौजूद है। हमें सिर्फ बच्चा किस क्षेत्र में बाहर आएगा उस क्षेत्र में हमको बच्चे को बाहर लाना है ना। शिक्षा यही बताता है। और आगे हम लोग अच्छे से जानेंगे। दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। एडुकेयर मतलब सिर्फ हमको बच्चे को ट्रेन करना है, टू ट्रेन, इसका हिंदी होता है टू ट्रेन। बच्चे को ट्रेन करना है, सिर्फ प्रशिक्षण देना है। बच्चे योग्यता मौजूद है, इसलिए एनसीएफ 2005 भी कहता है बच्चे को सिर्फ फैसिलिटेट ही करना है। शिक्षक को आप फैसिलिटेट कीजिए, मतलब कहने का कि आप एक सुविधादाता की तरफ, सुविधा परक की तरफ भूमिका निभाइए। बच्चा खुद सीखेगा, बच्चे को उपदेश नहीं देना है। बच्चे के साथ कोऑपरेटिव प्रोसेस से रहिए, फैसिलिटेट कीजिए, मार्गदर्शक की तरह रहिए, बच्चा खुद सीखेगा। तो यहाँ पर आ गया प्रशिक्षण। एडुसियर तीसरा है, एडुसियर टू लीड नेतृत्व देना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हिंदी में जो शब्द है शिक्षा। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द शिक्ष धातु से हुई है ना, जिसका मतलब होता है टू नो मतलब जानना। शिक्षा में हम शिक्षा के अनुसार हम जानते हैं, नई चीज़ों को जानने की जानते हैं, समझते हैं। तो ये हो गया, यहाँ तक जो बेसिक बात है वो हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ से आते हैं शिक्षा क्या। शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा ही बालक अथवा मनुष्यों का संपूर्ण विकास संभव है। एक बात याद रखिए, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सभी पक्षों का विकास कर पाते हैं। किसी का भी या खुद के भी अगर हम देखेंगे स्वयं पर, तो एक शिक्षा ही ऐसा साधन बनता है जिसकी सहायता से हम अपने सभी पक्षों को एक समृद्ध रूप दे सकते हैं, समृद्ध और विकसित रूप दे सकते हैं शिक्षा के ही माध्यम से। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? जन्म से ही हो जाती है। इसलिए बच्चे की पहली शिक्षक ये क्या हो जाता है? कौन हो जाएगा? उसकी माँ या उसके घर में कोई अभिभावक। यदि माँ डिलीवरी के वक्त ही डेथ कर जाती है तो उसके अभिभावक उसके पहले शिक्षक होंगे, लेकिन जैसी माँ हो सकती है वैसे अभिभावक नहीं होंगे। ठीक है, अब आता है शिक्षा का जो उद्देश्य है। मूल रूप से शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में जिस शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है। अब थोड़ा हम जन्म से थोड़ा ऊपर चले हैं, ठीक ना, जो पूर्व बाल्यावस्था है उससे थोड़ा ऊपर, पश्च बाल्यावस्था जो लेटर चाइल्डहुड है उसकी ओर हम लोग चल रहे हैं, जहाँ से विद्यालय की अवस्था प्रारंभ होती है 6 वर्ष की ओर, 6 ईयर्स की ओर, जहाँ पर है कि शिक्षा विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब जो बच्चे व्यवहार लेकर आए हैं समाज से, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस अनुरूप हम उसके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और उसे नई नई चीज़ें सिखाएंगे, सही सही बात बताएंगे, सिखाएंगे और उन्हें एक समृद्ध नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? आप भावी शिक्षक हैं और आपको इसका ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपको शिक्षण किसको करना है, किसे पढ़ाना है? बच्चे को पढ़ाना है, ठीक ना, आपको बच्चे को पढ़ाना है। इसलिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान को जानना पड़ेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है पहले आप बच्चे के व्यवहार को जानिए, बच्चे के व्यवहार को जानिए, फिर आप उसे शिक्षण कराइए, फिर आप उसे कुछ उसके व्यवहार के अनुरूप सिखाइए। क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बहुत सारे अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं। जैसे कुछ अप्रोच के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो अप्रोच है, जैसे कि कह लेते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, या फिर ह्यूरिस्टिक में तो मेथड है। जैसे हम रिसर्च अप्रोच, रिसर्च एक्चुअली मतलब कहने का कि हम बच्चे को किस दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। बच्चों में खोज प्रवृत्ति का विकास करने के लिए, है ना, बच्चों में रचनात्मकता लाने के लिए। तो ये सब जो है दृष्टिकोण है। तो इन सब दृष्टिकोण को शिक्षक कब जानेगा? बच्चे के अनुरूप, बच्चों के व्यवहार को समझेगा, जानेगा, तभी ना वो इस अनुरूप से शिक्षण कर पाएगा। तो आपको मुख्य रूप से इसी रूप में वो ट्रेन करना चाह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ताकि अब देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान क्या कहता है। इसलिए एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है ताकि वे छात्रों के व्यवहार का अध्ययन कर पाएँ, और छात्रों के व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे तभी वो उनके व्यवहार के अनुरूप कक्षा
को ढाल पाएंगे। और एनसीएफ भी यही कहता है, बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम बच्चे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कक्षा कक्ष को बच्चे के अनुरूप बनाना है, ना कि अपने अनुरूप। जो बच्चा कहता है वही हम करेंगे। अब ऐसा नहीं है बच्चा कुछ कह रहा है तो सारा कुछ कर रहा है। अगर बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा रिचार्ज कर दीजिए, तो वैसी बात नहीं है। ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक अपनी मानसिकता का प्रयोग करे, है ना, लॉजिकली। तो मानसिकता का प्रयोग करते हुए बच्चे के अनुरूप होगा शिक्षण। बच्चा जिस तरह से चाह रहा है, खेल के द्वारा चाह रहा है, खेल के द्वारा, गतिविधि के द्वारा सीखना चाह रहा है, गतिविधि के द्वारा। और एनसीएफ तो कहता ही है ये बात कि बच्चे को हम प्राथमिक शिक्षा है वो हम खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से दें, है ना कि जो डायलॉग है या डिडक्टिव अप्रोच है उन सब से पढ़ाएं, निगमनकरण से, सूत्र वगैरह से, है ना। बच्चे को उदाहरण से दें एकदम अच्छे से। खेल माहौल में बच्चे को पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, सीधी सी बात है। एनसीएफ यही कहता है। और हम आपको बार बार एनसीएफ की जिक्र कर रहे हैं, एनसीएफ का जिक्र करें क्योंकि हम लोग जो शिक्षक हैं या फिर शिक्षक आप लोग बनिएगा, तो कहने का अर्थ है कि आपको एनसीएफ को नज़र में लेकर के चलना पड़ेगा। एनसीएफ क्या कहता है ना। अगर आप बच्चे को छड़ी उठाते हैं मारने के लिए, एनसीएफ कहता है नहीं 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 नहीं, बच्चे को मारना नहीं है, हमें एक बच्चे के सामने फैसिलिटेटर रहना है, मार्गदर्शक के रूप में दिखाना है, न कि उसके सामने सख्त नियम लाना है, ठीक। तो इसलिए एनसीएफ का पालन करना और बनता है। अब शिक्षा के रूप में महात्मा गांधी का क्या कहना देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शारीरिक या शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसमें हेर फेर मत कीजिएगा। और एग्जाम में यदि आता है शिक्षा के बारे में आपको लिखने के लिए, डीएलएड वाले या फिर बीएड वाले, सब कोई के लिए ये महत्वपूर्ण है। डीएलएड या फिर बीएड आप दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, ठीक है। अब बालक के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कहा जाता है, जैसे क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, इन सभी का विकास होना चाहिए। इन सभी को के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है, ऐसा गांधी जी का कहना है ना। तो बालकों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कहा जाता है बालकों के विकास के। अब शैक्षिक विकास में क्या क्या आता है, ये शिक्षा जो है, हाँ यहाँ पर एक देखिए, बालकों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। विकास में क्या क्या आता है, चूँकि अब हम विद्यालय की बात कर रहे थे, लेटर चाइल्डहुड में, पश्च बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से प्रारंभ है, इसमें शैक्षिक विकास आ जाता है, स्कोलास्टिक और सह शैक्षिक विकास आ जाता है ना। क्योंकि बच्चों में जो विद्यालय आया है, हम जान रहे हैं कि बच्चों में कुछ ना कुछ गुण मौजूद है, उस गुण को हमको सराहना है और बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और दूसरा है शैक्षिक विकास, बच्चे को शिक्षा की ओर प्रेरित करना ताकि बच्चा नई नई चीज़ें सीखे, खोजे, है ना। अब शिक्षा के कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। कितना लंबा हो चुका है, 12 मिनट का है। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। शिक्षा के मूल रूप से 3 प्रकार हैं, ठीक ना, लेकिन आपको यही 2 पढ़ना है, औपचारिक और अनौपचारिक। हम तीसरा बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में उम्मीद है कि यही 2 पर प्रश्न आते हैं। आप बीएड डीएलएड वाले हो सकता है, बीएड में डीएलएड वाले बीएड में हो सकता है कि इससे जो नॉन फॉर्मल है उससे भी आ जाए, वो बात अलग है। डीएलएड में यही 2 होगा, ठीक है। अब आप हमारा अनौपचारिक, ये जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन या और दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में क्या है, बच्चा कहाँ जन्म लिया है, परिवार में जन्म लिया है ना, तो जब तक वो विद्यालय नहीं जाता है तब तक वो जितना शिक्षा ग्रहण करता है, जितनी बातें सीखता है, वो सब अनौपचारिक है, ठीक। और इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जानने के लिए इसका कुछ अंतर वगैरह हम लोग लेकर के आएंगे, लिख करके। हम अभी तब तक इतना ही समझिए, बच्चा जब तक विद्यालय नहीं जाता है तब तक जो कुछ भी सीखता है, तब तक वो जो भी कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, वो सारा इनफॉर्मल में आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होता है, कोई ग्रामर नहीं होता है, कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं है ना, किसी ये क्या कह लेंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना। तो यही सब है। इसके बाद है फॉर्मल एजुकेशन, जो है विद्यालय से प्रारंभ होती है, जहाँ बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय जाना होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, समय समय पर उसका इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन में जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में बच्चे को
प्रमाण पत्र मिलता है, उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब तीसरा है नॉन फॉर्मल, जिसको बोलते हैं निरौपचारिक। इसको भी जान लेते हैं। नॉन फॉर्मल में है क्या, दूरस्थ शिक्षा जो सब है वो सब इसमें आता है, जिसमें प्रमाण पत्र तो मिलता है लेकिन बच्चे को या अधिगमकर्ता को प्रतिदिन विद्यालय या फिर किसी भी संस्था में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो दूर रह के पढ़ाई करते हैं और उसे समय आने पर उसका एग्जाम उसकी परीक्षा होती है और परीक्षा के उपरांत उसे प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो है हमारा करिकुलम, जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम और सिलेबस इन दोनों में कन्फ्यूज़न अक्सर बना रहता है। तो इसको हम अच्छे से कोशिश किए हैं क्लियर कर देने का, तो अच्छे से इसको समझते हैं। पाठ्यचर्या एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया, इससे अर्थ है पाठ्यचर्या जो है उसकी सहायता से हम शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करते हैं या प्राप्त करते हैं, है ना। और सिलेबस क्या है, सिलेबस ये है पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम वर्ष भर में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करने वाले हैं उसका तो कुछ ना कुछ लिखित विवरण होगा ना, कि आपको इस अनुरूप बनाना है, इस तरह से पढ़ाना है। जैसे लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं तो हम लोग एक लेसन या एक यूनिट के लिए बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से आपको साल भर में जो पढ़ाना है वो पाठ्यक्रम सिलेबस में अंकित होता है। यानी इसका परिभाषा आप देख लेते हैं, वर्ष भर में किए जाने वाले सभी शैक्षणिक कार्यों का विवरण किसमें होता है, सिलेबस में होता है। और सिलेबस पाठ्यचर्या में शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं, परंतु जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है इसमें केवल शैक्षिक पक्ष ही सम्मिलित है। इसमें जो करिकुलम है इसमें आउटडोर इंडोर सारे एजुकेशन आ जाएंगे, सारे को स्कोलास्टिक सभी आ जाएंगे, लेकिन पाठ्यक्रम में केवल स्कोलास्टिक ही आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। एक अगर ये सर्कल है तो इसमें थोड़ा सा ये करिकुलम है और ये टोटल जो है ये ये टोटल जो है ये करिकुलम है ना। और ये जो छोटा सा है इसको सिलेबस बोलेंगे हम लोग, है ना। यानी सिलेबस एक छोटा टाइप है, एक नैरो एम है, और करिकुलम जो है एक वाइड रेंज ऑफ एम है। ठीक, तो अब चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।